हेलो दोस्तों व प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बताएंगे जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह टॉपिक है वर्ण विचार। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो खासकर सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और ख़ासकर टीचिंग लेवल की तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हम वर्ण विचार के साथ। तो शुरू करते हैं वर्ण विचार। महत्व इसके अंतर्गत वे महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाले हैं जिनमें से दो चार क्वेश्चन आपके लिए इस वर्ण विचार में से मिल जाएंगे, जैसे स्वर, व्यंजन, अघोष, घोष या फिर सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण इत्यादि सभी का आज हम इस वर्ण विचार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता हमारा वर्ण विचार। देखिए वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो आप क्या बताओगे? ध्वनि होती है। और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए वर्णमाला क्या होती है या फिर हम किसको कहते हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं कि वर्णमाला को परिभाषित कीजिए या फिर वर्णमाला की परिभाषा बताइए। तो वर्णमाला हमारी छोटी सी लाइन के अंतर्गत समाहित हुई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला हम कहते हैं। अगला आता है हमारा अगला पॉइंट। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। अब जो हमारे ये वर्ण विचार जो हैं, अब जब जैसे जैसे हम बोलते हैं तो अपने भाषा के माध्यम से इन ध्वनियों के उच्चारण की दृष्टि को दो भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं। पहला भाग हमारा आता स्वर का। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बोला जाता है या प्रयोग किया जाता है उसको हम स्वर कहते हैं। अब देखिए यहाँ स्वर के भी तीन भेद बताए जाते हैं। स्वर के भी तीन भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने है। पहले नंबर पर आता हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में चार स्वर होते हैं हमारे। वो कौन से? जो छोटे हैं वो ह्रस्व हैं, जो बड़े हैं तो उनको हम दीर्घ कहते हैं। ठीक है। जो छोटे हो गए वे तो ह्रस्व हो गए और जो बड़े हैं उनको हम दीर्घ, बड़े तो बड़े ही कहते हैं होते हैं और उनको दीर्घ कहते हैं। प्लुत स्वर में जिसमें ज़्यादा टाइम लगता हो वह हमारे प्लुत स्वर हो जाते हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पर ये हमारा ओम शब्द को इसमें बहुत कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है और इन दोनों का समय इस प्लुत स्वर में इन दोनों के समय से भी ज़्यादा समय इस प्लुत स्वर को उच्चारण करने में लग जाता है। अब देखेंगे हम व्यंजन। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाता हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो जाता हमारा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो जाता हमारा ऊष्म व्यंजन। आगे चलेंगे। अगला आता हमारा स्पर्श व्यंजन पॉइंट। तो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग हमारे
कैसे होते हैं, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। अब देखते हैं हम कि कै वर्ग में कितने वर्ण इस व्यंजन हमारे होते हैं। तो कै हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और ये ड हो गया। कुल मिलाकर 5 व्यंजन हमारे हो गए। अब कै वर्ग को हम कैसे कंठ, ठीक है, च से ताल। तो च वर्ग में हमारे क्या आ जाता है, च, छ, ज, झ, अय। तो इसलिए च वर्ग को तालव्य वर्ग कहते हैं। ट वर्ग को देखते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण। इसको हम ट को मूर्ख समझते हैं, यानी कि मूर्धन्य, ठीक है। ट वर्ग को हम मूर्धा के नाम से जानते हैं, यानी कि मूर्धन्य वर्ण वर्ग हो जाता है। त वर्ग को हम त, थ, द, ध, न, त, ते। अगर आप होठ से दबा के आप अपने आप में उच्चारण करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ते वर्ग हमारा कहाँ से बोल रहा है, तो वह हमारा दंत से बोल रहा है। पे वर्ग का उच्चारण करोगे तो क्या होगा, होठों से बोलेगा, तो इसको हम पे वर्ग को ओष्ठ वर्ग कहते हैं। अब चलते हैं उच्चारण की दृष्टि से प्रयत्न के आधार पर हमारे ये किस तरह के हमारे स्वर या वर्ण होते हैं। अब इसका पहला पॉइंट आता हमारा कै। स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, इस आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। यानी कि यह जो स्वर तंत्री हमारे, जब हम बोलते हैं स्वरों को, तो हमारे श्वास में जो कंपन होता है उसके आधार पर वर्णों के 2 भेद हुए हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहले नंबर पर आता हमारा अघोष। अघोष में कौन कौन से व्यंजन हमारे आ जाते हैं, कै, ख। हर वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन हमारा अघोष होता है। प्लस इनमें तीनों से जोड़कर हमारे ये अघोष व्यंजन बन जाते हैं। हर वर्ग का ये देखिए, हर वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, तै, थ, पै, फै तथा तीनों से को मिलाकर हमारे अघोष व्यंजन हो जाएंगे। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, सघोष। सघोष को एक बात ध्यान से सुन लें कि अगर सघोष की जगह आपको एग्जाम में अघोष आ जाए तो आप घबराना नहीं, क्योंकि सघोष का दूसरा नाम ही घोष है, ठीक है। सघोष का दूसरा नाम ही घोष है। जो मेरी वीडियो से पहली बार जुड़ा है वह लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। आगे चलते हैं कि सघोष या घोष दोनों ही एक ही शब्द हैं, एक ही आंसर है दोनों का, सघोष व घोष का। सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्णों तथा ड, ढ, ज, य, र, ल, व सभी स्वर हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं पॉइंट आता हमारा ख वाला, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। तो इस आधार पर वर्णों के 2 भेद होते, इस आधार पर भी वर्णों के 2 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अब देखते हैं अल्प प्राण कौन से होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लें और मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर करें। सभी अल्प प्राण के अंतर्गत देखिए, सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अड़, ड, र, य, र, ल, व यानी कि चारों अंतस्थ वर्ण हमारे प्लस ड, ये तो 5वां वर्ण है ही, ठीक है। सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा
सभी अंतस्थ वर्ण हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं महाप्राण क्या होता है। हर वर्ग का दूसरा, चौथा तथा तीनों सै को मिलाकर। अच्छा, अल्प प्राण में अल्प प्राण का मतलब ये ट्रिक है कि ऐसे अल्प और ऐसे ही अंतस्थ हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऐसे ही अंतस्थ हो जाएगा। तो ऐसे अंतस्थ और ऐसे अल्प, तो अंतस्थ वर्ण हमारे कौन से हो जाएंगे, य रै लै व प्लस अल्प प्राण के हमारे कौन से हो जाएंगे, कै, गै और डै, प्लस हमारे अंतस्थ वर्ण हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। आगे चलते महाप्राण। महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा व चौथा तथा तीनों ऊष्म वर्ण हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं। य रै व लै हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, तीनों सै प्लस है को मिलाकर हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। चौथा पॉइंट आता हमारा लुंठित व्यंजन हमारा कौन सा होता है, तो वो एक ही होता है जो रै होता है। अब आता हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन हमारा कौन सा होता है, तो डै और ढै दोनों हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त। अब देखते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन हमारे अक्षय, त्रिय, श्रेय और ज्ञानी हमारे 4 होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, आयोग पता नहीं कहाँ से दे देता है उठा के, लेकिन आता है, जब आपसे आगत व्यंजन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे या फिर क्या बताओगे। आप मुझे एक कमेंट में लिखना कि आगत व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, और अगर नहीं आपको आते हैं या फिर याद नहीं है तो फिर मैं ही आपको बता देती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर अपनी वीडियो देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। अच्छा, आगत शब्द पूछा है, आगत शब्द के अंतर्गत हमारे जय हो जाएगा और फै हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है एक क्वेश्चन और, अर्धस्वर पूछा जाता है कि अर्धस्वर कौन सा होता है, अर्धस्वर व्यंजन कौन सा होता है, तो यह हमारा ये और वह हो जाता है। अब आता हमारा 9वां पॉइंट, एक और क्वेश्चन पार्श्विक व्यंजन के बारे में पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक व्यंजन हमारा कौन सा होता है ऑप्शन वाइज। तो ऑप्शन में जब आपको ले दिखे तो आपका ले ही पार्श्विक व्यंजन हो जाता है, ठीक है। अब आता हमारा संयुक्त व्यंजन होता क्या है। संयुक्त व्यंजन हमारा 2 व्यंजनों के मेल से ये संयुक्त अक्षर बनते हैं, ठीक है। जब 2 व्यंजन हमारे एक साथ मिलते हैं तब हमारा एक अक्षर ये बनता है, ठीक है। वो अक्षर कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, जब हमारा कै है यानी कि ये वाला कै हमारा अगर खाली होगा प्लस हमारा ये होगा तो आप इस पर टिक नहीं करना है आपको। जिस कै में, जिस शब्द में हलंत लगा हो उसको हमें टिक करना है। कै प्लस पेट पटास है, कै प्लस पेट पटास है, तो यह हमारा क्षत्रिय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जिस तय में हलंत लगा हो प्लस रै लगा हो बराबर त्रय, उसको ही त्रय संयुक्त अक्षर सही ऑप्शन करना है। उसी तरह से श्रेय श्रमिक में देखिए, ये श्रेय श्रमिक स में हलंत लगा हो प्लस रै लगा हो उसको ही श्रेय श्रमिक सही आंसर मानकर ही टिक करना, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसी तरह से गै ज्ञानी बन जाएगा। जय बहुत आता है, ये कई बार आता है, ये भी और ये भी, अधिकतर ये दोनों ही आते हैं, लेकिन मोस्ट तो हमारे 4 ही होते हैं। तो जय गै ज्ञानी को हम इस तरह से सही करेंगे, जय में हलंत प्लस अय, ठीक है। तो ये हमारे दोनों को मिलाकर हमारा गै ज्ञानी हमारा संयुक्त अक्षर बन जाता है। आगे चलते हैं
प्रश्नों के माध्यम से आज के टॉपिक की तैयारी करते हैं। देखते हैं आप सबकी कितनी तैयारी हो गई है आज के टॉपिक को देखकर। तो कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको कमेंट के द्वारा मुझे बताना है कि इन क्वेश्चनों के क्या क्या आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप सबको पता है, सीधा सीधा आंसर है 12 होता है, 13 होता है, 11 होता है या फिर 14 होता है। तो हिंदी के वर्णमाला जो हैं वो हमारे स्वरों की संख्या पूछी गई है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 11 होती है। अगला प्रश्न आता हमारा 2, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या पूछी गई। अगर आपसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए या कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कुल हमारी होती है 33, और अगर मूलतः पूछी जाए तो वह हमारी 52 हो जाती है। 52 मूलतः वर्णों की संख्या होती है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तो वो हमारे स्वर होते हैं। अगला प्रश्न 4, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन देखिए, क वर्ग तो हमारा आता है कंठ से, च वर्ग हमारा तालु से, मूर्धा हमारा ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। संयुक्त व्यंजन गै ज्ञानी किसके सहयोग से बनता है। तो गै ज्ञानी बता दें, जय में हलंत लगा हो प्लस अय हो, इस प्रकार हमारा गै ज्ञानी यहाँ सही बन जाता है। अंकी बिंदी का भी ध्यान रखें। आगे चलते हैं बचे हुए प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 6, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन आता है। ऑप्शन नंबर 1 में आता है, ऑप्शन नंबर 3 में आता है, या फिर 2 में आता है, या फिर 4 में आता है। क्रमांक में पूछा गया है तो क्रमांक हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि य र ल व हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, वह व्यंजन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। वहाँ आप नहीं समझ पाओगे कि ये पूछ क्या रहा है, लेकिन आपको इतनी तैयारी करनी है, इतना समझ के पढ़ना है कि ये तुरंत क्वेश्चन देख लिया और तुरंत आपने टिक कर दिया। वह व्यंजन बताइए कौन सा है। तो वह व्यंजन हमारा अगर आपको पता होगा तो तुरंत आप अंतस्थ पर टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए, तो ऑप्शन में देखिए संयुक्त अक्षर पूछा गया है। अक्षर क्षत्रिय है, त्रित्रिशूल है, छ नहीं है, छ की जगह हम करेंगे श्रमिक। ठीक है, ये गलत। तो यहाँ पर हमने श्रमिक, ये तीनों तो हमारे संयुक्त अक्षर हैं। अब बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए, किस तरह का सवाल आपको आ सकता है। अर्धस्वर कौन सा है बताइए। इन ऑप्शनों के अंतर्गत अर्धस्वर ढूंढिए। पहले ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे में जैज है नहीं है। तो अर्धस्वर सबसे पहले हम आपको समझा दें कि ये अंतस्थ व्यंजन के 2 वर्ण हमारे अंतस्थ यानी कि अर्धस्वर होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के य और वैस वर्ण हमारे अर्धस्वर के होते हैं। ठीक है, अर्धस्वर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 10 आता है। इसी के साथ आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सबसे फिर एक बार कहती हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो
अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और एक एक प्यारा सा कमेंट सभी लोग करेंगे। और जो न्यू लोग मेरी वीडियो से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करेंगे, ठीक है। तो जी आज का उदाहरण क्वेश्चन नंबर मेरा 10 होता है, निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देता है एग्जामिनर, आप वहाँ समझ नहीं पाते हो, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है और एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। और ऑप्शन से ढूंढते हैं कि तालु हमारा कौन सा वर्ग तालु से बोला जाता है। पै वर्ग है नहीं, च वर्ग आप बताइए, ये भी नहीं लग रहा। तीनों ये चारों ऊष्म व्यंजन भी नहीं है, ट वर्ग भी नहीं है। और हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क वर्ग कंठ से हो गया, ट वर्ग च वर्ग हमारा तालु से हो गया। तो हमें ढूंढने की क्या जरूरत है, तो जब हमें च वर्ग हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये ही हमारा तालु से बोला जाता है। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका मेरी वीडियो को फॉलो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।